फ्रेंड्स नमस्कार। 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट स्पेशली आप सबके लिए ही है। ध्यान दें, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न होते हैं और कट ऑफ 16 रखा जाता है विथ नेगेटिव मार्किंग। नंबर एक। नंबर दो, यदि परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी आप चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि एक नोटबुक तैयार रखें और जो प्रश्न आपसे नहीं हो पाता है और उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हम बताते हैं, ऐड ऑन करते हैं परीक्षा से रिलेटेड, उसको आप अपने नोटबुक में नोट करते चलें ताकि परीक्षा से पहले आप उसका रिवीजन भी कर सकें। आइए हम इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी भीतरी, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी सांची, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। कई सारे स्टूडेंट्स देखते ही उत्तर ले लिए होंगे, लेकिन गलती नहीं करना है क्योंकि 1/4 नेगेटिव भी है, इसलिए सोच समझकर आप अपना उत्तर दें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जूनागढ़। आप सबको पता होगा भारत पर विदेशी आक्रमणकारी हिंद यूनानी, शक, पहलवा और कुषाण थे। मैं लिख देता हूँ, हिंद यूनानी कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। हिंद यूनानी, शक दूसरे नंबर पर आए थे, भारत पर आक्रमण इन्होंने किया था। उसके बाद पहलवा आए थे और उसके बाद अंत में कुषाण आए थे। मैं थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। दूसरे नंबर का जो ये वंश था शक, इसी के प्रतापी एक शासक थे जो संस्कृत के बहुत प्रेमी थे, जिनका नाम रुद्रदामन प्रथम था। इन्होंने ही मौर्य वंश के द्वारा जो सुदर्शन झील बनाया गया था उसका भी पुनरुद्धार बाद में किया था। इनके नाम भी उससे जुड़े हुए हैं। रुद्रदामन प्रथम के अभिलेख पर दो और शासक ऐसे थे जिनके लेख उत्कीर्ण थे, जैसे अशोक थे और दूसरा स्कंदगुप्त थे। तो ये सब डाटा आपको ध्यान रखना है। हिंद यूनानी से संबंधित 3 डाटा आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। पहला कि हिंद यूनानियों ने भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी में से एक थे, इन्होंने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा कि इसमें जो शासक थे यानी मिनंडर जो शासक थे, ये और नागसेन, इन दोनों का चूंकि इन्होंने नागसेन ने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी मिनांडर को, तो इन दोनों के बीच के जो वार्तालाप थे यानी प्रश्नोत्तर थे उसको मिलिंदी पनोह में संकलित किया गया था, तो वो। और तीसरा कि इनके द्वारा जो एक कला का विकास किया गया था जिसका नाम हेलेनिस्टिक आर्ट था। बाद में इसी कला का सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में आप गांधार कला को देखते हैं जो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में था। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इससे शक में हमने बताया रुद्रदामन प्रथम का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इनके लेख पर 2 शासक का नाम हमने बताया, अशोक और स्कंदगुप्त, इस दोनों का उत्कीर्ण था और इनके जो लेख थे वो जूनागढ़ से प्राप्त हुए थे। इसी का नाम गिरनार अभिलेख भी है, दूसरी भाषा में कहते हैं। तो हो सकता है कि गिरनार से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाएं। पहलव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था भारत पर, ये चले गए तुरंत। कुषाण का बहुत बड़ा प्रभाव भारत पर देखने को मिला था क्योंकि इनके द्वारा, कुषाण के द्वारा ही जो है इसमें जो अंतिम शासक वासुदेव थे, सॉरी, कनिष्क के शासनकाल में रेशम मार्ग पर नियंत्रण, या फिर आप देखें तो गांधार शैली, मथुरा शैली, इस सब का विकास, फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी कि कुषाण का जो शासन था भारत में वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। आइए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं दशरथ, ऑप्शन बी है बृहद्रथ, ऑप्शन सी है खारवेल, ऑप्शन डी है कनिष्क, यहाँ युविस्क नहीं होगा, और 5वां है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा खारवेल। आप सबको पता होगा कि ओडिशा में एक जगह है जिसका नाम है भुवनेश्वर, उसी से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूर पर एक उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, वहीं पर जो है हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इनका प्राप्त हुआ था, खारवेल का। तो ये ध्यान रखना है कि ये जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। उसी हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल का एकमात्र जो है लेख प्राप्त हुआ है भारत में, उसी से जानकारी मिलती है कि ये जैन धर्म के जो है समर्थक थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं महामेघवाहन वंश, ऑप्शन बी है चेदी वंश, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश, ऑप्शन डी है रठ भोजक वंश और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको सही सही अपना उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ई,
कई सारे स्टूडेंट्स महामेघवाहन के साथ गए होंगे और कई चेदी वंश के साथ गए होंगे, मुझे पता है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि इस दोनों ही वंश से ये संबंधित है। क्यों? क्योंकि महामेघवाहन वंश जो है कलिंग के संस्थापक थे, यानी उस वंश के, चेदी वंश के संस्थापक थे महामेघवाहन। इन्होंने अपने नाम पर ही इस वंश का नाम रखा, बाद में इसी वंश का नाम चेदी कर दिया गया और इसी दोनों वंश से ये कलिंग नरेश खारवेल आते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर ई बीपीएससी ने भी माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको बताना है भारत का नेपोलियन। इसका सही उत्तर होगा भारत का नेपोलियन डी यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप ध्यान देंगे, एक बुक है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको वी स्मिथ या विसेंट स्मिथ ने लिखा है। इसी में इन्होंने, चूँकि कई सारे युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त किया था समुद्रगुप्त ने, तो इसलिए इनको विजेता के रूप में जो है इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वी स्मिथ ने नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे, कौन थे वो? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है रामगुप्त और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त थे जिन्होंने हुनों को पहली बार पराजित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार: बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ऑप्शन बी है सिंचित भूमि को, ऑप्शन सी है घने जंगल वाली भूमि को, ऑप्शन डी है जोती हुई भूमि को और ऑप्शन ई आप सभी जानते हैं इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था उस समय। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। आपको बताना है इस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा कब की थी। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच, 525 ईस्वी से 529 ईस्वी के बीच, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी के बीच, ऑप्शन डी है 592 ईस्वी से 597 ईस्वी के बीच और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ए, 518 ईस्वी में चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी, अर्थात 515 से 520 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: पहला है फाहियान, ऑप्शन बी है वेनसोंग, ऑप्शन सी है इत्सिंग, ऑप्शन डी है तारानाथ और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा वेनसोंग, ऑप्शन बी। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजद, तरंगिनी और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राजतरंगिनी। ध्यान दें, कल्हन ने राजतरंगिनी में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। ओदंतपुरी के बारे में आपको बताना है, यह बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। आपको बताना है कि यह कहाँ पर अवस्थित था। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: बंगाल में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: नान्यदेव, ऑप्शन बी है नरसिंहदेव, ऑप्शन सी है विजयदेव, ऑप्शन डी है हरिदेव और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको सही उत्तर बताना है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नान्यदेव।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह, श्याम सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है अंतिम शासक कर्नाट वंश का कौन था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरि सिंह। ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होने लगी थी, आपको बताना है। इसके सही उत्तर होंगे धर्मशास्त्र के समय में। यह वह काल है धर्मशास्त्र का, उसी में 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जाति जैसे अंबस्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार, इस सब का जो है आविर्भाव हो गया था। 2 तरह के शादी उस समय काफ़ी प्रचलित थे, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। तो उसके कारण जो है ये सभी मतलब जैसा धर्मशास्त्र कहता है ये सभी आए थे। तो ये वही काल था धर्मशास्त्र का जिसके समय में इस तरह की अवधारणा स्पष्ट रूप से समाज में दिखने लगी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, मगध, पाटलिपुत्रा, कश्मीर और राजगृह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कश्मीर में। आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीती सभा जो है कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ये बीपीएससी ने पूछा भी है संभवतः 67th या 67th री एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है संघरक्ष और ऑप्शन डी है पार्श्वक। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाकश्यप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। आपको बताना है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, राजगृह अथवा राजगीर में, ऑप्शन बी है गया में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन डी है वैशाली में और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजगृह में। जैसा कि आप सबको पता है 4 बौद्ध संगीति में से प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ यानी स्तंभ 1, 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का सुमेल करके फिर उसके बाद आपको यहाँ से उत्तर लेना है। आइए हम लोग पहले स्तंभ को देखते हैं। स्तंभ 1 में है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम, प्रवचन और निधन। इधर है स्तंभ 2 में सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। आपको थोड़ा सा वीडियो को रोक कर यहाँ पर अपने हिसाब से सही उत्तर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मेरे उत्तर को सुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 1 का 3 होगा, यानी जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद 2 का 2 होगा यानी ज्ञान प्राप्ति, इनको बोधगया में हुई थी। उसके बाद 3 का 1 होगा यानी प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ अथवा ऋषिपत्तनम में दिए थे और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। इस प्रकार से ये अरेंज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, शिमंधर को और पार्श्वनाथ स्वामी को। आपको सही सही इसका उत्तर बताना है। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गौतम बुद्ध को। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हम लोग देखें। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे,
ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी यहाँ पर ऋजुपालिका नदी के तट पर बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि को इनको यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क। हमने आपको बताया कुषाण वंश के ये शासक थे और हमने बताया आपको कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण आए थे। अंत में कुषाण वंश में ही कनिष्क बहुत महाप्रतापी शासक हुए थे। इन्होंने ही रेशम मार्ग पर एकाधिकार किया था। तो ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।